तो बच्चों, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। एंड आज हम शुरू कर रहे हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के रिवीजन का। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, क्या होता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड? ये वो कंपाउंड्स होते हैं जिनके अंदर एक सेंट्रल मेटल एटम होता है। ठीक है, कुछ केसेस के अंदर एटम होता है, बट ज्यादातर केसेस के अंदर क्या होता है, कैटायन होता है। तो उसके ऊपर कुछ ना कुछ चार्ज होगा। और ये जो सेंट्रल मेटल एटम है, ये किसी स्पीशीज के साथ जुड़ा हुआ होता है। वो स्पीशीज एटम भी हो सकता है, आयन भी हो सकता है, ग्रुप भी हो सकता है। और दोनों के बीच में एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। टेक्निकली उस स्पीशीज को हम क्या कहते हैं, लाइगेंड। इन लाइगेंड के पास क्या होना चाहिए, लोन पेयर। ये लोन पेयर जो है, ये सेंट्रल मेटल एटम को दे देते हैं। और इनके बीच में एक बेटा क्या आ जाता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड आ जाता है बेटा। तो कोऑर्डिनेट कंपाउंड में या कोऑर्डिनेट बॉन्ड और डबल सॉल्ट में डिफरेंट क्या होता है, ये वो सॉल्ट्स होते हैं जिनके अंदर दो या दो से ज्यादा चीजें जो है वो अनइक्वल प्रोपोर्शन के अंदर होती हैं। पर डबल सॉल्ट में दो सॉल्ट्स होते हैं जो इक्वल कॉन्सेंट्रेशन में पाए जाते हैं। अगर आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को पानी में भी डाल देंगे तो जो कॉम्प्लेक्स है वो सॉलिड फॉर्म में ही रहता है। लेकिन टेक्निकली ये सॉलिड होते हैं, लेकिन जब आप इनको पानी में डाल देंगे तो इनके सारे आयंस आ जाते हैं बेटा। तो मॉलिक्यूल जो है वो डिसोसिएट करके सारे आयंस जो है वो प्रोड्यूस कर देता है। कहते हैं ये मे और मे नॉट बी आयनिक, लेकिन इनके अंदर कोऑर्डिनेट बॉन्ड जरूर होता है। ठीक है, और इनके अंदर ये ज्यादातर आयनिक ही होते हैं और इनके अंदर कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो है वो नहीं होता। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जब बनते हैं तो नई प्रॉपर्टीज आती हैं बच्चे। लेकिन जब कोई डबल सॉल्ट आप बनाते हो तो उसके अंदर सारी प्रॉपर्टीज पहले जैसी रहती हैं। जो जो सॉल्ट है, जो जो आयंस होते हैं डबल सॉल्ट के अंदर, उन सब की प्रॉपर्टीज वैसी की वैसी रहती है। अब आप ये देख लो बेटा, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो होता है वो स्क्वायर ब्रैकेट की फॉर्म से रिप्रेजेंट किया जाता है बेटा, है ना। तो उसको स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा जाता है। तो मेन चीज बेटा ये है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं बेटा स्क्वायर ब्रैकेट इन दो एग्जांपल्स के अंदर बेटा ये हो गया। अब अगर मैं इस कॉम्प्लेक्स को पानी में डालता हूं तो ये कॉम्प्लेक्स जो है वो ब्रेक करके मुझे क्या दे देगा, एक कॉम्प्लेक्स आयन दे देगा। ये हो जाएगा उस कॉम्प्लेक्स आयन का फॉर्मूला, +2। साथ में क्या आ जाएगा, सल्फेट। अच्छा, इस कॉम्प्लेक्स को हम बनाएंगे कैसे, सर उसका भी एग्जाम्पल देके बता दो। तो अगर बेटा मैं कॉपर सल्फेट लेता हूं एक सॉल्ट, और मैं 4 मोल्स किसके लेता हूं, अमोनिया का, है ना। तो कॉपर सल्फेट आप देख सकते हो बेटा, मैंने 1 मोल ले लिया। अमोनिया मैंने 4 मोल ले लिया। तभी तो बेटा मैं कह रहा हूं अनइक्वल प्रोपोर्शन इस्तेमाल किया बेटा मैंने। तो इन दोनों को जब आप कंबाइन करते हैं तो बेटा ये वाला कॉम्प्लेक्स जो है वो मिल जाता है। ऐसे ही जब मैं इस कॉम्प्लेक्स को डालूंगा तो बेटा मुझे 4 पोटेशियम आयंस बेटा मिल जाएंगे सोल्यूशन के अंदर। और मुझे क्या मिल जाएगा, FeCN6 मिल जाएगा, 4-। अब मैं आपको बताता हूं कि प्रॉपर्टीज जो है वो कैसे चेंज होती है बेटा। तो कॉपर सल्फेट जो है वो कौन से कलर का होता है बेटा, ब्लू कलर का होता है ना। कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन जो है बेटा वो ब्लू कलर का होता है। लेकिन जब आप इस ब्लू कलर के सोल्यूशन को अमोनिया के साथ कंबाइन करते हैं तो ये जो कॉम्प्लेक्स आता है बेटा, इसका कलर क्या आ जाता है, डीप ब्लू। मतलब बहुत डार्क कलर का ब्लू कलर आ जाता है बेटा। तो ब्लू से डीप ब्लू मतलब प्रॉपर्टीज चेंज हो गई। और प्रॉपर्टीज इसलिए चेंज हुई क्योंकि एक नया कंपाउंड जो है वो बन जाता है। अगर कलर वैसा ही रहता तो प्रॉपर्टीज चेंज नहीं होती। इसलिए बेटा ये क्या है, कॉम्प्लेक्स है। लेकिन अगर मैं यहां पे बात करूं किसी डबल सॉल्ट की, जैसे बेटा मेरे पास पहला सॉल्ट आ गया, मोहर सॉल्ट। अगर मैं इसको पानी में डाल दूंगा तो बेटा ये फेरस आयंस दे देगा एक्वस मीडियम के अंदर। ये दे देगा बेटा सल्फेट आयंस। ठीक है, अच्छा सल्फेट आयंस के 2 मोल्स आ जाएंगे सर, क्यों, एक यहां से आएगा एक यहां से आएगा। और ये 2 मोल्स अमोनियम आयन के भी दे देगा बेटा,
है ना। तो सारे आयंस अपनी प्रॉपर्टीज पहले भी शो कर रहे थे, अभी भी शो कर रहे हैं, इसलिए बेटा ये क्या हो गया, डबल सॉल्ट हो गया बेटा। तो नीचे हमारे पास पोटैश एलम का है, ये सॉल्ट ब्रेक करेगा तो ये क्या दे देगा, 2 मोल्स ऑफ पोटेशियम आयंस, वो भी अपनी प्रॉपर्टी शो करेंगे। 4 मोल्स सल्फेट आयंस के, वो भी अपनी प्रॉपर्टी शो करेंगे। और 2 मोल्स एल्यूमिनियम आयन के, वो भी अपनी प्रॉपर्टी शो करेंगे। इसलिए बेटा प्रॉपर्टीज डबल सॉल्ट में सेम रहती हैं, इसलिए बेटा ये डबल सॉल्ट कहलाया जाता है। देन बेटा हम बात करते हैं बॉन्डिंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के अंदर। तो सबसे पहले कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को किसने एक्सप्लेन किया था बेटा, वेरनर थ्योरी ने। ये कहते हैं कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के अंदर 2 टाइप की लिंकेजेस होती हैं, प्राइमरी लिंकेज होती है, वैलेंसी होती है, या फिर सेकेंडरी लिंकेज या सेकेंडरी वैलेंसी। एक्चुअली प्राइमरी लिंकेज जो होती है वो मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर होता है। मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, और ये वाला पार्ट जो होता है मेटल का, ये आयोनाइज कर सकता है, पानी में जाके आयंस में स्प्लिट हो सकता है। लेकिन सेकेंडरी लिंकेज जो होती है बेटा वो नॉन आयनाइजेबल होती है, वो स्प्लिट नहीं करती। और सेकेंडरी लिंकेज जो होती है वो ही एक्चुअली कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो डिसाइड करती है। ठीक है। तो जैसे अभी हम बात कर रहे थे इस कॉम्प्लेक्स की, कॉपर, कॉपर के साथ 4 अमोनिया हो गए, ठीक है, और साथ में क्या हो गया, सल्फेट। तो इसके अंदर मेटल के ऊपर चार्ज कितना आ रहा है, इट इज +2। तो बेटा ये हो गया उसका ऑक्सीडेशन नंबर। और अमोनिया कितने जुड़े हुए हैं, 4। तो बेटा ये क्या हो गई उसकी सेकेंडरी लिंकेज। कहते हैं ये ही सेकेंडरी लिंकेज जो है वो 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट देती है, जिससे मॉलिक्यूल की शेप पता चलती है। तो ये हमारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर्स हैं जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है। तो हम बात करते हैं आगे। जैसे ये एमसीक्यू में आ सकता है बेटा, हाउ मेनी आयंस आर प्रोड्यूस्ड बाय दिस कॉम्प्लेक्स। जब आप इस कॉम्प्लेक्स को पानी में डालोगे तो एक तो ये कॉम्प्लेक्स आयन दे देगा, है ना, कोबाल्ट, कोबाल्ट के साथ 6 अमोनिया, और इसके ऊपर चार्ज कितना आ जाएगा, +2। और साथ में क्या दे देगा, 2 Cl- आयन। तो आंसर क्या हो जाएगा, कुल मिला के 3 आयन्स यहाँ पे दे देगा। देन कुछ बेसिक टर्म्स है बेटा इस चैप्टर को पढ़ने के लिए, समझने के लिए। वो क्या है बेटा, सबसे पहला आता है लाइगेंड। लाइगेंड ये वो स्पीशीज होती है जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकती है, और जो भी स्पीशीज इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करती है उसको हम क्या बोलते हैं, लुईस बेस। सर ये इलेक्ट्रॉन पेयर किसको डोनेट करती है, सेंट्रल मेटल एटम को या आयन को, जो हमने पहले पढ़ा था ना बेटा। लाइगेंड बेटा हम इसको एल से लिखते हैं, लोन पेयर। ये लोन पेयर डोनेट करते हैं बेटा सेंट्रल मेटल एटम को या आयन को। फिर आता है बेटा डेंटिसिटी। कहते हैं कितनी डोनर साइट्स है लाइगेंड के पास, बेटा उसे कहते हैं डेंटिसिटी। अगर एक है, मोनोडेंटेट या यूनिडेंटेट। जैसे पानी हो गया, पानी के अंदर डोनर साइट बेटा कौन होता है, ऑक्सीजन। अमोनिया के अंदर कौन होता है, N। साइनाइड के अंदर C। आइसोसाइनाइड के अंदर बेटा N। देन एम्बीडेंटेट, कहते हैं ये यूनिडेंटेट लाइगेंड्स ही होते हैं, लेकिन ये अपनी जगह चेंज कर सकते हैं। जैसे साइनाइड जो है वो सी से भी अटैक कर सकता है, और आइसोसाइनाइड जो है वो एन से भी अटैक कर सकता है। थायोसाइनेटो वो एस से भी अटैक कर सकता है, आइसोथायोसाइनेटो वो एन से भी अटैक कर सकता है। नाइट्राइटो एन से अटैक करता है तो उसका नाम क्या आ जाता है, नाइट्राइटो एन। और अगर वो ओ से अटैक करता है तो नाइट्राइटो ओ, है ना। यहाँ पे हमने पॉइंट ऑफ अटैचमेंट जो है वो भी बता दिया। तो ये सारी हैं तो बेटा मोनोडेंटेट, लेकिन इनके पास चॉइस है कि ये दूसरा एटम से भी अटैक जो है वो कर सकती है बेटा। देन आता है बेटा बायडेंटेट या डायडेंटेट लाइगेंड्स। इनके पास 2 डोनर साइट्स जो है बेटा वो होती है। जैसे इथेन डायअमीन, इथेन 1,2 डायअमीन या इथाइलिन डायअमीन, ये एन से और एन से अटैक करता है, क्योंकि दोनों केसेस में एन के पास क्या होता है बेटा, लोन पे है। शॉर्ट फॉर्म में इसको हम EN भी लिख देते हैं बेटा। देन आ गया ऑक्सलेटो। ऑक्सलेटो ऑक्सीजन और ऑक्सीजन की तरफ से अटैक करता है। इसकी शक्ल हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको हम इन शॉर्ट ऐसे भी लिखते हैं, C2O4 होल 2 माइनस।
ठीक है, ऐसे भी लिखा जाता है। तो ये डाइडेंटेट के आगे। ऐसे ही कुछ ट्राइडेंटेट होते हैं, टेट्राडेंटेट होते हैं, पेंटाडेंटेट होते हैं, बट एक एग्जांपल हमें पढ़ना है किसका, हेक्साडेंटेट लाइगेंड का। तो बेटा इथाइलिन डायअमीन है ना, CH2 बॉन्ड NH2 है ना, अभी हमने पढ़ा था ना CH2 बॉन्ड NH2। आप इसी कंपाउंड को है ना किसके साथ रिएक्ट कर दीजिए भाई, 4 CH3COO नेगेटिव के साथ अटैच कर दीजिए बेटा। तो वो एक H यहां से हटेगा, इधर अटैक करेगा, इधर एक H यहां से गया, एक H यहां से गया, एक H यहां से गया, सारे H रिप्लेस हो गए। तो हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा। तो इसके अंदर हेक्साडेंटेट 1 2 3 4 5 6 अटैकिंग साइट जो है वो हमारे पास हो जाती है। इसको हम क्या कहते हैं, EDTA, इथाइलिन डायअमीन टेट्रा एसीटेट। देन हम बात करते हैं किसकी, चिलेशन की। चिलेशन क्या होता है, ये डाइडेंटेट लाइगेंड्स होते हैं जो कंबाइन करते हैं मेटल के साथ और क्या बनाते हैं, क्लोज्ड रिंग, 4 या 5 एटम की। इस क्लोज रिंग को हम चिलेट रिंग कहते हैं। जैसे बेटा ये EN हो गया, इथाइलिन डायअमीन, इसको हमने प्लैटिनम के साथ जोड़ दिया, तो लोन पेयर NH2 का प्लैटिनम के पास चला गया, लोन पेयर NH2 का प्लैटिनम के पास चला गया, तो 5 मेंबर की एक रिंग हो गई, PTNCCN। तो ये 5 मेंबर की जो क्लोज रिंग है उसे कहते हैं बेटा चिलेट रिंग। और याद रखना, चिलेट रिंग जो होती है वो कॉम्प्लेक्स को सबसे ज्यादा क्या बनाती है बेटा, स्टेबल बनाती है। अगर किसी के पास चिलेट रिंग है तो वो कॉम्प्लेक्स सबसे ज्यादा स्टेबल होता है बेटा। देन कोऑर्डिनेशन नंबर, कहते हैं कितने सराउंडिंग लाइगेंड्स हैं बेटा, उनको हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर। लेकिन अगर मोनोडेंटेट लाइगेंड है तो उसके लिए एक प्रेजेंस के लिए बेटा नंबर जो है वो एक होता है। लेकिन अगर एक डाइडेंटेट लाइगेंड है तो डाइडेंटेट लाइगेंड दो जगह से अटैक होता है, तो एक डाइडेंट लाइगेंड के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर 2 काउंट होता है। ऐसे ही ट्राइडेंटेट लाइगेंड अगर एक आएगा तो उसके लिए कोऑर्डिनेशन नंबर 3 काउंट होगा, क्योंकि 3 जगह से अटैक होता है। तो मोनोडेंटेट के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर 1 होता है, डाइडेंटेट के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होता है, ट्राइडेंटेट के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, 3 होता है। जैसे यहां पे आप देख सकते हैं EN है, EN जो है वो डाइडेंटेट लाइगेंड है, और कुल मिला के EN कितने आ रहे हैं, 3, तो 3 2 6 इज द कोऑर्डिनेशन नंबर। तो इस हिसाब से वो मल्टीप्लाई हो जाता है। देन इसके अंदर बेटा NH3 है, इट इज मोनोडेंटेट, 4 आ रहे हैं, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ गया बेटा, 4 आ गया। देन इसके अंदर CN है, कितने आ रहे हैं, 6, CN इज मोनोडेंटेट, तो बेटा इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 6 हो गया। देन कोऑर्डिनेशन स्फेयर एंड एंटिटी, ये देखो बेटा ये पूरा कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स होता है। जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर होता है उसको बेटा हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स आयन। जो बाहर होता है उसको हम क्या कहते हैं, काउंटर आयन कहते हैं। अच्छा, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो ये होता है इसे कहते हैं सेंट्रल मेटल एटम या आयन। ये क्या होता है, हमारा लाइगेंड, और लाइगेंड कितने होते हैं, वो होता है हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर। देन कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रल, ये 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट होता है किसी भी कॉम्प्लेक्स का, जिसकी वजह से वो शेप टेट्राहेड्रल, ट्राइगोनल, बायपिरामिडल, प्लेनर, ऑक्टाहेड्रल, वो शेप जो है वो बनाता है विद रिस्पेक्ट टू उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है। देन ऑक्सीडेशन नंबर या स्टेट, ये बेटा सेंट्रल मेटल एटम का निकाला जाता है। आपको इसको निकालने के लिए लाइगेंड के ऊपर चार्ज पता होना बहुत जरूरी है। जैसे NH3 के ऊपर चार्ज कितना होता है बेटा, 0, तो मैं मान लेता हूं कि कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया, X, प्लस 4 इंटू NH3 कितना आ गया, 0, कुल मिला के बेटा ये कितना आ गया, प्लस, तो X बेटा कितना आ जाएगा बच्चे, +2। तो ये हो गया चार्ज ऑन कॉपर। देन आयरन को हमने क्या मान लिया, X इंटू 6, चार्ज CN पे कितना होता है, -1, कुल मिला के -4, x -6 इज इक्वल टू -4, x कितना आ गया बेटा, +2, ये हो गया चार्ज Fe के ऊपर। निकल, निकल को बेटा मान लो x,
प्लस 4 कार्बोनाइल, कार्बोनाइल पे चार्ज कितना होता है बेटा 0, प्लस इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, तो सेंट्रल मेटल एटम के ऊपर भी कोई चार्ज नहीं आया। तो पहले दो एग्जांपल्स के ऊपर सेंट्रल मेटल आयन था, कैटायन था, लेकिन तीसरे एग्जांपल के अंदर बेटा सेंट्रल मेटल एटम पे कोई भी चार्ज नहीं है, 0 है। मतलब मेटल्स बिना इलेक्ट्रॉन लूज किए अपने कंपाउंड्स बना सकते हैं। ये कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस ने हमें सिखाया। आगे जाके इनको हम और डिटेल में पढ़ेंगे। होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस कौन से होते हैं? जिनके अंदर एक जैसे लाइगेंड होते हैं। और हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस कौन से होते हैं? जिनके लाइगेंड्स अलग अलग होते हैं, दो या दो से ज्यादा अलग अलग हो जाए। जैसे ये आप देख सकते हैं एक हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि इसके अंदर तीन अलग अलग लाइगेंड है, पानी है, CN है, EN है। ये बेटा कौन सा कॉम्प्लेक्स हो गया? होमोलेप्टिक। इसके अंदर सारे लाइगेंड जो है वो कौन है बेटा? एक जैसे ही है, क्लोरीन है। देन बेटा जैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के आयुपैक नेम होते हैं, आयनिक कंपाउंड्स के भी आयुपैक नेम होते हैं, वैसे ही बेटा कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस के भी हम आयुपैक नेम देते हैं। और वो आयुपैक नेम देने के लिए बेटा हमारे कुछ सर्टेन रूल्स होते हैं, तो हमारे कोर्स के हिसाब से हम वो रूल्स पढ़ रहे हैं। बेटा याद रखना, कॉम्प्लेक्स हमारे पास चार टाइप के ही आ सकते हैं। सबसे पहला कॉम्प्लेक्स जो है वो सिर्फ स्क्वायर ब्रैकेट में आता है, इसको हम क्या कहते हैं बेटा? न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। दूसरे कॉम्प्लेक्स में क्या होगा बेटा? स्क्वायर ब्रैकेट दे रखा होगा और बाहर एक आयन होगा। तो बेटा इसके अंदर जो हमारा कॉम्प्लेक्स है उस पे चार्ज क्या है बेटा? पॉजिटिव। देन बेटा हमारे पास क्या होगा? हमारे पास एक काउंटर आयन होगा और कॉम्प्लेक्स बाहर की तरफ दे रखा होगा। इसका मतलब है कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज क्या है? नेगेटिव। इसके अंदर कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज क्या है? पॉजिटिव। और फोर्थ कॉम्प्लेक्स क्या आता है बेटा? जो दोनों ही कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, तो उसके अंदर पहला वाला पॉजिटिव होता है और बाद वाला जो होता है बेटा वो क्या होता है? नेगेटिव। तो ये वाला पॉजिटिव हो गया और ये वाला नेगेटिवली चार्ज हो गया। तो वो बात कर रहे हैं कि भाई कॉम्प्लेक्सेस का नाम कैसे करना है। तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं नाम किसका? न्यूट्रल कॉम्प्लेक्सेस का। कहते हैं इनका नाम जो है एक सिंगल वर्ड आता है जिसके बीच में कोई भी स्पेस नहीं आता। ठीक है, एक सिंगल वर्ड होगा, कोई भी स्पेस नहीं आएगा। जैसे मैं इसका नाम लिख सकता हूं, इसका नाम क्या हो गया? टेट्रा कार्बोनाइल निकल जीरो, है ना? तो सर फिर कॉम्प्लेक्स का नाम कैसे लिखते हैं? तो बेटा अगर न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है तो देखो एक ही वर्ड आया, बीच में कोई भी स्पेस नहीं है। लेकिन कॉम्प्लेक्स का नाम लिखने का तरीका क्या है बेटा? तरीका मैं आपको बता देता हूं कि क्या होता है। कहते हैं सबसे पहले जो नाम आएगा बेटा वो किसका आता है बेटा? कौन सा लाइगेंड है और वो कितने हैं। ठीक है, पहले नाम किनके आते हैं बेटा? लाइगेंड के। ठीक है, और वो कितने हैं वो नंबर भी आता है। फिर लाइगेंड का नाम आता है, फिर वो किस मेटल के साथ जुड़े हुए हैं और उस मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर रोमन में ब्रैकेट में लिखा जाता है। ठीक है, देन हम बात करते हैं इनके बारे में। कहते हैं अगर आयनिक कॉम्प्लेक्स का नाम देना हो तो पहले कैटायन का नाम आता है, बाद में एनायन का नाम आएगा। कहते हैं किसी भी एनायनिक लाइगेंड को अगर नेम करना हो तो उसके नेम के एंड में बेटा क्या आता है? ओ आता है। जैसे क्लोरो, ब्रोमो। क्लोरो क्या होता है? Cl-। ब्रोमो क्या होता है? Br-। साइनो क्या होता है? Cn-। तो ये वो लाइगेंड्स है जिनके अंदर नेगेटिव चार्ज है। तो नेगेटिव चार्ज वाले जितने भी लाइगेंड्स हैं उनके नाम के एंड में ओ आएगा। लेकिन पॉजिटिव या न्यूट्रल लाइगेंड अगर कोई है तो उसके लिए कोई स्पेशल एंडिंग नहीं होती, सिर्फ नेगेटिव वाले लाइगेंड के लिए एंडिंग होती है। कहते हैं किसी भी कॉम्प्लेक्स का नाम आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे, पहले सारे लाइगेंड्स, मतलब अगर दो अलग अलग लाइगेंड्स हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे। उनको लिखने के बाद सेंट्रल मेटल एटम या आयन आएगा और उसको लिखने के बाद उसका ऑक्सीडेशन नंबर आएगा रोमन्स में ब्रैकेट। जैसे इसका आप नाम देंगे तो कैसे देंगे? सबसे पहले लाइगेंड का नाम आएगा, तो पहले कितने लाइगेंड है? चार, तो आ गया टेट्रा। लाइगेंड का नाम कौन सा है? अमोनिया।
उसके बाद क्या आएगा, सेंट्रल मेटल एटम कॉपर, उसका आएगा ऑक्सीडेशन नंबर, स्पेस, और फिर बाद में क्या आता है, काउंटर आयन, जो क्या हो गया बेटा, सल्फेट। लेकिन अगर सल्फेट काउंटर आयन नहीं है तो यही नाम पूरा का पूरा एज इट इज ऐसा ही आ जाएगा, टेट्रा अमीन। सॉरी बेटा, मैंने अमोनिया लिख दिया, माय मिस्टेक। टेट्रा अमीन कॉपर 2। और आप अपनी कंफर्ट के लिए आयन लिख सकते हैं, बट हालांकि एनसीईआरटी लिखती नहीं है, पर हम उसको आयन जो है वो लिख सकते हैं। तो सबसे पहले लाइगेंड का नाम, फिर और अगर दो अलग अलग लाइगेंड है तो अल्फाबेटिकली लाइगेंड्स का नाम आएगा, ठीक है। और अल्फाबेटिकली लाइगेंड के नाम का अल्फाबेट होगा, मतलब अमीन का ए यूज होगा बेटा एज अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ठीक है। एंड देन उसके बाद सेंट्रल मेटल एटम का नाम, उसका ऑक्सीडेशन नंबर रोमन में आना चाहिए, स्पेस, काउंटर आयन। अगर आप मेटल की बात करते हैं जो नेगेटिव कॉम्प्लेक्स के अंदर होगा बेटा, तो उसको अनायनिक कॉम्प्लेक्स कहते हैं। तो उस केस में मेटल के लिए स्पेशल एंडिंग है और वो क्या बन जाता है, मेटलेट। जैसे ऊपर मैंने नाम क्या लिखा था, टेट्रा अमीन। देखो टेट्रा का भी ए आ रहा है, अमीन का भी ए आ रहा है, कोई रिमूव कुछ भी नहीं हो रहा। ये आ गया बेटा कॉपर 2 आयन। इसके नाम की बात करो तो कॉपर को मैंने सिंपल कॉपर लिखा है क्योंकि वो पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स के अंदर है, लेकिन यहां पर आयरन जो है वो नेगेटिव कॉम्प्लेक्स के अंदर है। तो इसका नाम कैसे आ जाएगा, इट इज पोटेशियम। काउंटर आयन के नंबर्स नहीं लिखे जाते बेटा, तो यहाँ पे आप टेट्रा पोटेशियम नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सिर्फ पोटेशियम। पोटेशियम कॉम्प्लेक्स का नाम अब आप देखिए, स्पेस छोड़ने के बाद मैंने क्या लिखा, हेक्सा। इसके लिए कॉम्प्लेक्स का नाम क्या है, साइनो। उसके बाद आ रहा है आयरन, आयरन का इसके अंदर ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ रहा है, +2। तो ये क्या हो जाएगा, फेरेट, क्योंकि है ना, फेरस, फेरिक की जगह ये क्या आ जाएगा, फेरेट, क्योंकि मेटल जो है वो क्या बन जाता है, मेटलेट। और बाद में आप लिख देंगे इसका ऑक्सीडेशन नंबर 2। तो दिस इज हाउ यू राइट कॉम्प्लेक्स का नाम। देन वो कहते हैं कि अगर कॉम्प्लेक्स के अंदर जो लाइगेंड है उसके अंदर ही एक टर्म आ रही है डाई ट्राई, जैसे बेटा ईएन का नाम क्या होता है, इथेन 1,2 डाई अमीन, ये इसका नाम है। और इसके नाम के अंदर ही पहले से ही बेटा क्या आ रहा है, डाई आ रहा है। और ये कितनी बार आ रहा है, 3 बार। तो आप दोबारा डाई या ट्राई नहीं लिख सकते। अब इस केस में क्या लिखेंगे, ये देखो बेटा, इस कॉम्प्लेक्स का नाम क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा ट्रिस, अगर 3 बार आ रहा है। अच्छा 3 बार कौन आ रहा है, ईएन, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इथेन 1,2 डाई अमीन। तो ब्रैकेट बंद, तो इसका मतलब हो गया जो ट्रिस है, मतलब जो 3 बार आ रहा है वो कौन आ रहा है, इथेन 1,2 डाई अमीन। उसके बाद इसका नाम हो जाएगा कोबाल्ट, देन आ गया बेटा 3, और साथ में क्या आ गया, आयन। अब इसका नाम क्या है कॉम्प्लेक्स का, मैं आपको बता देता हूं, इट इज ट्राइफिनाइल फॉस्फीन। तो ट्राइफिनाइल मतलब ट्राई आ रहा है और ये 2 बार आ रहा है, तो इसको हम क्या लिखेंगे बेटा, सबसे पहले लिखेंगे डाई क्लोरो, अल्फाबेटिकली पहले ये आएगा। उसके बाद हम क्या लिखेंगे बेटा, बिस, इस 2 के लिए। अच्छा बिस में क्या आ रहा है, ट्राई फिनाइल फॉस्फीन, ये क्या हो गया, निकल 2। तो अगर लाइगेंड के नाम के अंदर डाई, ट्राई, टेट्रा ये वर्ड पहले से ही आ रहे हैं और वो मल्टीपल टाइम्स आता है, तो दोबारा डाई ट्राई नहीं लगता,
इंस्टेड टर्म्स क्या लगती हैं बेटा, बिस 2 के लिए, ट्रिस 3 के लिए, टेट्राकिस 4 के लिए। बिस और ट्रिस तो फिर भी काफी इस्तेमाल हो जाएंगे, टेट्राकिस जो होता है वो इस्तेमाल नहीं होता। राइट, तो आप पॉज करके कॉपी भी कर सकते हैं। ठीक है, एम्बीडेंटेड लाइगेंड अगर आएगा तो आपको पॉइंट ऑफ अटैचमेंट बताना पड़ेगा। जैसे अगर मैं इसका नाम लिखूं तो मैं नाम क्या लिखूंगा इसका, टेट्रा थायो साइनेटो। पॉइंट ऑफ अटैचमेंट क्या हो गया, डैश एस। ठीक है, फिर क्या आ जाएगा, कोबाल्टेट। सर कोबाल्टेट क्यों लिखा आपने, नेगेटिव कॉम्प्लेक्स है ना, और कोबाल का ऑक्सीडेशन नंबर इसमें कितना आ रहा है, 2। ये क्या आ गया बेटा, आयन। इसका नाम लिखेंगे तो टेट्रा, ये क्या आ जाएगा, आइसो थायो साइनेटो डैश एन, कोबाल्टेट 2 आयन, क्योंकि इसका पॉइंट ऑफ अटैचमेंट क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। तो आपको पॉइंट ऑफ अटैचमेंट एम्बीडेंटेट लाइगेंड के लिए बताना होता है। जैसे इसके अंदर पॉइंट ऑफ अटैचमेंट क्या आ जाएगा, एन, तो कॉम्प्लेक्स में नाम में क्या आ जाएगा, नाइट्राइटो डैश एन। और इसका एक और जो कॉम्प्लेक्स बन सकता है वो ये बन सकता है ना, तो इसका नाम क्या आ जाएगा, सेम नाम नाइट्राइटो डैश ओ। तो इस वाले में नाम सेम है, पॉइंट ऑफ अटैचमेंट आ जाएगा नाइट्राइटो डैश एन, या फिर आ जाएगा नाइट्राइटो डैश ओ। बाकियों में थोड़े से नाम जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, क्योंकि आयुपैक नेम्स भी अपने आप को अपग्रेड करते रहते हैं, बेटर रूल्स। देन अगर कोई एसिडिक लाइगेंड है तो मेटल की एंडिंग जो है वो इक के साथ होती है। जैसे इसका नाम क्या आ जाएगा, हेक्सा क्लोरो प्लेटिनिक। बेटा क्या आ जाएगा, 2 एसिड, है ना, सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो बेटा ये इक जो होता है वो एसिड्स के लिए इस्तेमाल होता है। नेगेटिव लाइगेंड्स के नाम की लिस्ट क्या है, इसे कहते हैं साइनो, आइसोसाइनो, नाइट्राइटो एन, नाइट्राइटो ओ, है ना, नाइट्रेटो, सल्फाइडो, सल्फेटो, सल्फाइटो, हाइड्रोक्सो, अमाइडो, थायोसाइनेटो, ऑक्साइडो, आइसोथायोसाइनेटो, कार्बोनेटो, ऑक्सलेटो। इसमें से जो बहुत चलते हैं बेटा वो ये नाम है। पॉजिटिव और या न्यूट्रल के अंदर मिथाइल अमीन, अमीन, एक्वा, नाइट्रोसिल, कार्बोनाइल, नाइट्रोसोनियम, नाइट्रोनियम, इथेन डाई अमीन। तो पॉजिटिव में जो चलते हैं सबसे ज्यादा वो ये चलते हैं, और न्यूट्रल के अंदर ये चलते हैं। आपको यही मोरलेस नाम जो है वो याद करने हैं। बाकी नेगेटिव में एक वो भी है, क्लोरो, ब्रोमो, ये भी आपके इस्तेमाल हो जाते हैं नेगेटिव में। देन ये हमारे पास कुछ कॉम्प्लेक्सेस हैं जिनके हमने नाम की प्रैक्टिस जो है वो क्लास में करी हुई थी, तो आप वहां से भी गो थ्रू कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं इसके ऊपर बेस्ड, आईयूपैक नेमिंग के ऊपर। देन आता है आइसोमेरिज्म। अगर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर से क्वेश्चन आया तो डेफिनेटली आइसोमेरिज्म से आने के चांसेस जो है वो बहुत ही ज्यादा है। कहते हैं कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस भी आइसोमेरिज्म शो करते हैं, इनके अंदर स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है या 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट जो है वो डिफरेंट होता है। ये 2 टाइप के आइसोमेरिज्म मेनली शो करते हैं, स्ट्रक्चरल एंड स्टीरियो आइसोमेरिज्म। उसके अंदर स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म क्या है कि ये आइसोमेरिज्म आती है क्योंकि स्ट्रक्चर डिफरेंट हो जाता है कॉम्प्लेक्सेस के, और ये फर्दर 4 टाइप की है, आयोनाइजेशन, सॉल्वेट हाइड्रेटेड, लिंकेज, या फिर कौन सी कोऑर्डिनेशन।
सबसे पहले आती है आयनाइजेशन। ये कंपाउंड्स है जिनके आयंस बेटा ओवरऑल सब सेम है, बट पानी में जाके ये अलग अलग आयंस जो होते हैं फर्निश कर देते हैं। कॉम्पोजिशन सेम है पर काउंटर आयन अलग होने की वजह से पानी में जाके अलग आयंस जो है वो प्रोड्यूस कर देते हैं। जैसे ये वाला कॉम्प्लेक्स अगर पानी में जाएगा तो ये एक पॉजिटिव 2 कॉम्प्लेक्स दे देगा और सल्फेट 2 नेगेटिव दे देगा। और ये वाला कॉम्प्लेक्स अगर पानी में जाएगा तो ये पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स दे देगा और Br माइनस दे देगा। दोनों का कॉम्पोजिशन सेम है, एक कोबाल्ट दोनों में है, 5 अमोनिया दोनों में है, एक Br दोनों में है, एक सल्फेट दोनों में है। पर काउंटर आयन अलग होने की वजह से पानी में जाके इसके जो आयन्स आएंगे वो अलग आ जाते हैं। सिमिलरली ये वाला कॉम्प्लेक्स है, ये पॉजिटिव आयन दे देगा और सल्फेट 2 नेगेटिव दे देगा। ये पॉजिटिव आयन दे देगा और ये -1 ऐसे दो OH नेगेटिव आयंस दे देगा। तो नंबर ऑफ आयंस भी यहां पे बदल रहा है काउंटर आयन बदलने की वजह से। सॉल्वेट या हाइड्रेटेड ये वो कंपाउंड्स है जिनके अंदर डिफरेंट नंबर ऑफ पानी के मॉलिक्यूल्स जो है वो अटैच्ड होते हैं, जिनकी वजह से इनके कलर भी बदल जाते हैं। कहते हैं वाटर या तो सॉल्वेंट की तरीके से प्रेजेंट होगा एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, या फिर वो लाइगेंट बन सकता है। जैसे ये वाला, अब इसके अंदर वाटर जो है वो लाइगेंट है, Cl जो है बेटा वो काउंटर आयन है, तो कलर क्या हो गया बेटा वायलेट। लेकिन एक पानी बाहर चला गया, एक Cl अंदर आ गया, तो वाटर जो है वो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बन गया और एक काउंटर आयन जो है वो लाइगेंट बन गया, तो कलर वायलेट से बेटा क्या हो गया ग्रे ग्रीन। देन ऐसे हो गया बेटा, एक और हो गया तो डार्क ग्रीन हो गया। कहते हैं लिंकेज, जब मोर देन वन एटम यूनिडेंटेट लाइगेंड का या एम्बीडेंटेट लाइगेंड का फंक्शन करता है एज अ डोनर, तो बेटा उसे कहते हैं लिंकेज। जैसे इस आइसोमेरिज्म के अंदर पॉइंट ऑफ अटैचमेंट किसके साथ है, सल्फर के साथ। सेम कॉम्प्लेक्स आइसोमेरिज्म के अंदर पॉइंट ऑफ अटैचमेंट किसके साथ है, एन के साथ। इसे कहते हैं लिंकेज आइसोमेरिज्म, कौन लिंक्ड है। देन इसके अंदर पॉइंट ऑफ अटैचमेंट एन के साथ है तो कलर क्या होगा कॉम्प्लेक्स का, रेड। इसके अंदर पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ओ के साथ है तो कलर कॉम्प्लेक्स का क्या हो गया, येलो। देन लास्ट आती है बेटा कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस। इसके अंदर या तो आप कह सकते हैं कि काउंटर आयन एक्सचेंज कर दो या फिर सेंट्रल मेटल एटम बदल दो। तो यहां पर कोबाल्ट अमोनिया के साथ है और क्रोमियम Cn के साथ है, यहां पर क्रोमियम अमोनिया के साथ है और कोबाल्ट Cn के साथ है। तो टेक्निकली मेटल आयन बदल गया या फिर काउंटर आयन एक्सचेंज हो गया, आप ऐसा कह सकते हैं। क्रोमियम अमोनिया के साथ है, कोबाल्ट ऑक्सलेटो के साथ है, बाद में कोबाल्ट अमोनिया के साथ हो गया और क्रोमियम किसके साथ हो गया, ऑक्सलेटो के साथ। इसे कहते हैं कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। देन स्टीरियो आइसोमेरिज्म, इसके अंदर 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट की वजह से लाइगेंड के आइसोमेरिज्म एग्जिस्ट करती है। ये ज्योमेट्रिकल भी हो सकती है, ऑप्टिकल भी हो सकती है। वेरी नाइस बेटा। कहता है अलग अलग लाइगेंड वाले कॉम्प्लेक्सेस, मतलब हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस जो है वो कुछ पॉसिबल ज्योमेट्रिक अरेंजमेंट जो है वो देते हैं। ठीक है, अगर लाइगेंड सिमिलर एक ही साइड पर हो तो उनके नाम के आगे क्या लग जाता है, सिस। और अगर लाइगेंड्स ऑपोजिट साइड पे लग जाए तो उनके नाम के आगे क्या लग जाता है, ट्रांस। लेकिन ध्यान रखना बेटा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म सिर्फ स्क्वायर प्लेनर में होती है या फिर ऑक्टाहेड्रल में होती है। स्क्वायर प्लेनर में भी कंडीशन अप्लाई, दो लाइगेंड एक जैसे होने चाहिए और दूसरे दो लाइगेंड एक जैसे होने चाहिए, या तो फिर चारों मतलब ए बी सेम कैटेगरी होनी चाहिए और एक्स एल सेम कैटेगरी होनी चाहिए। देन ऑक्टाहेड्रल में भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आ सकते हैं, लेकिन कंडीशन क्या है, दो लाइगेंड एक जैसे होने चाहिए और चार लाइगेंड एक जैसे होने चाहिए। कहते हैं ये टेट्राहेड्रल में नहीं एग्जिस्ट कर सकता। सर क्यों, क्योंकि सारे लाइगेंड्स की रिलेटिव पोजीशन एक दूसरे के रिलेटेड बेटा क्या होती है, सेम। तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के अंदर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं अप्लाई करती। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म सिर्फ स्क्वायर प्लेनर या फिर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में ही आती है बेटा। ये देखो बेटा, है ना। तो डाई अमीन डाई क्लोरो प्लैटिनम, तो बेटा आपने देख लो कॉम्प्लेक्स के सेम साइड पर Cl हो गया, सेम साइड पर अमोनिया हो गया, तो इसके नाम के आगे क्या लग जाता है, सिस। ये बड़ा फेमस नाम है, सिस प्लैटिन। ये बेटा कैंसर के ट्रीटमेंट में इस्तेमाल होता है कॉम्प्लेक्स।
अगर ऑपोजिट साइड पर आ गया तो इसके नाम के आगे क्या लग जाएगा बेटा, ट्रांसप्लैटिन। देन अगर कॉम्प्लेक्स चारों अलग अलग हो तो ए बी सी डी, आप ऐसा करो एक की पोजीशन को बेटा फिक्स कर दो, बाकियों को बेटा क्या कर दो, रोटेट करना शुरू कर दो। इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ, तो भी ये सिस हो गया। अगर ऑपोजिट में ले जाएंगे तो ये क्या हो जाता है, ट्रांस हो जाता है। देन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में आप देख लो, अगर दोनों सीएल सेम साइड पर है और चारों अमोनिया सेम साइड पर है तो ये नाम के आगे क्या लग गया, सिस। अगर दोनों सीएल ऑपोजिट हो गए और अमोनिया ऑपोजिट साइड पर हो गए तो नाम के आगे क्या लग गया, ट्रांस। ये वाला कॉम्प्लेक्स भी देख लो, इसके अंदर दोनों सीएल एक साइड पर हो गए, ईएन एक डाइडेंटेट लाइगेंड है, एक साइड पर हो गया तो नाम के आगे क्या लग जाएगा बेटा, सिस। अगर ऑपोजिट में आ गए तो नाम के आगे क्या लग जाएगा, ट्रांस। अगर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है और दोनों लाइगेंड नंबर में तीन तीन है, पहले क्या होता था, दो चार हो रहा था, अब क्या है बेटा, नंबर तीन और तीन है। तो अगर तीनों लाइगेंड एक ही फेस पर हैं तो बेटा इसके नाम के आगे क्या लग जाता है बेटा, फेशियल, और बेटा ये सिस की कैटेगरी के अंदर आता है। और दूसरे जो लाइगेंड है वो भी एक सेट ऑफ फेस पे आ गए। लेकिन अगर दो ऑपोजिट चले जाएं तो बेटा नाम के आगे क्या लग जाता है, मेरीडियोनल या फिर मर, जो ट्रांस की कैटेगरी में आता है। तो मतलब फेशियल और मेरीडियोनल तब आते हैं जब दो दो लाइगेंड जो है वो तीन तीन नंबर के अंदर होते हैं बेटा, तब हम इसका इस्तेमाल करते हैं। देन आता है बेटा लास्ट, ऑप्टिकल आइसोमर्स। वो आइसोमर्स जो प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट कर सकते हैं और अपनी मिरर इमेज के ऊपर बेटा ये क्या होते हैं, नॉन सुपर इम्पोजिबल, मतलब अपने आप को सुपर इम्पोज नहीं करते। ऐसे पेयर ऑफ आइसोमर्स को बेटा हम क्या कहते हैं, एनेंटियोमर्स कहते हैं। मॉलिक्यूल्स या आयंस जो होते हैं वो सुपर इम्पोज नहीं किए जा सकते क्योंकि वो कायरल होते हैं। इनके अंदर दो फॉर्म्स आती हैं, डी और एल फॉर्म्स, डिपेंडिंग अपॉन डायरेक्शन दे रोटेट द प्लेन पोलराइज लाइट। और ये अकर करते हैं किस कॉम्प्लेक्स के अंदर, ऑक्टाहेड्रल। जैसे ये देख लो बेटा, अब ये प्लेन पोलराइज लाइट को राइट साइड रोटेट करता है तो इसका नाम क्या होता है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। और इसकी जो मिरर इमेज है वो कहाँ रोटेट करती है बेटा, लेफ्ट साइड, उसके नाम का होगा, हम क्या लिखते हैं बेटा आगे, लिवर रोटेटरी। सिमिलरली ये हो गया बेटा, इस कॉम्प्लेक्स का जो सिस आइसोमर है बेटा वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी शो करेगा, और अगर आप सिस आइसोमर की मिरर इमेज ले लोगे तो बेटा वो लिवर रोटेटरी हो जाता है। इसी कॉम्प्लेक्स का जो सिस आइसोमर है ना, तो वो क्या बन जाता है, डेक्स्ट्रो, और उसी की मिरर इमेज क्या बन जाती है बेटा, लिवर रोटेटरी। तो ऑक्टाहेड्रल में जो सिस आइसोमर होता है वो ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करता है। ट्रांस डिपेंड करता है कि कैसा है, ऑप्टिकल एक्टिविटी शो कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता। मेजॉरिटी में ट्रांस शो नहीं करता, बट कुछ केसेस में वो शो करता है। तो वो एग्जांपल्स हमने पहले से पढ़े हुए हैं। ये सारे आंसर्स हमने डिस्कस करे हुए थे। तो अच्छे से इन क्वेश्चंस को भी गो थ्रू कर लेना एक बार। शेप्स ड्रॉ करके वो पूछ सकते हैं कि भाई कौन सा पेयर जो है वो एनेंशियोमर जो है हो सकता है। देन आती है बेटा हमारी नेक्स्ट थ्योरी जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस को एक्सप्लेन करती है, जिसका नाम है बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ये कहती है कि मेटल आयन जो है वो अपना लास्ट शेल का एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल और डी ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व कर सकता है। मतलब ये थ्योरी कहती है कि सेंट्रल मेटल एटम अपने एटॉमिक ऑर्बिटल्स को हाइब्रिडाइज करके हाइब्रिड ऑर्बिटल में बदल देते हैं। तो लास्ट शेल एन को हम रिप्रेजेंट करते हैं बेटा लास्ट शेल से, उसका एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल और डी ऑर्बिटल, एंड सेकेंड लास्ट शेल का जिसे हम कहते हैं एन माइनस वन,
उसका डी ऑर्बिटल भी इस्तेमाल किया जा सकता है फॉर हाइब्रिडाइजेशन, ताकि लाइगेंड्स आसानी से पास आ सके। जब ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आते हैं तो इनकी एनर्जी और नंबर क्या होती है बेटा, शेप एक जैसी होती है। अगर मान लीजिए 4 है तो ऑर्बिटल्स dsp2 हाइब्रिडाइज भी हो सकते हैं, sp3 भी हाइब्रिडाइज हो सकते हैं। अगर 5 ऑर्बिटल है तो sp3d ट्राइगोनल बायपिरामिडल उनकी शेप हो जाती है। अगर ऑक्टाहेड्रल आता है बेटा, 6 लाइगेंड्स जो है वो हाइब्रिडाइज करते हैं बेटा, तो वो क्या आ जाएगा, sp3d2 या d2sp3 हाइब्रिडाइजेशन शो कर सकते हैं। जब हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आते हैं तो ये लाइगेंड्स के लोन पेयर के ऑर्बिटल्स को अच्छे से ओवरलैप करते हैं। लाइगेंड्स अपने लोन पेयर इनके खाली ऑर्बिटल में रख देते हैं और कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं। कहते हैं अगर कॉम्प्लेक्स बनाने के बाद सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर हो जाते हैं तो कॉम्प्लेक्स डायामैग्नेटिक होता है, और पेयरिंग के बाद अगर एक भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड निकल आए तो कॉम्प्लेक्स जो है वो पैरामैग्नेटिक होता है। जैसे हम बात करते हैं हेक्सा अमीन कोबाल्ट 3 कॉम्प्लेक्स के बारे में। सबसे पहले तो हम बात करते हैं बेटा कोबाल्ट की। कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर बेटा कितना होता है, 27। ये होता है बेटा 3d7 4s2। इसने 3 इलेक्ट्रॉन क्या कर लिए बेटा, लूज, तो ये क्या बन जाएगा 3d6 4s0। और 3d6 को बेटा आपने कैसे लिखा है, उसके इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन। अब इस कोबाल्ट 3 पॉजिटिव के पास 6 अमोनिया आते हैं, और 6 अमोनिया को 6 ऑर्बिटल चाहिए क्योंकि 6 लोन पेयर आ रहे हैं। तो जैसे अमोनिया आता है ये इलेक्ट्रॉन यहां पर पेयरिंग कर देता है, ये इलेक्ट्रॉन यहां पे पेयरिंग कर देता है, ये दोनों, ये 3 और ये 3। ये 6 ऑर्बिटल अपनी एनर्जीज क्या करते हैं, ऐड, डिवाइडेड बाय क्या करते हैं 6, और हमारे पास 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आते हैं जिनके अंदर 6 अमोनिया अपने लोन पेयर प्लेस करने लग जाते हैं। तो ये देखिए बेटा 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल आ गए। और सिंस डी ऑर्बिटल सेकेंड लास्ट शेल का इस्तेमाल हुआ है इसलिए डी पहले लिखा जा रहा है, d2sp3। मॉलिक्यूल क्या हो गया, ऑक्टाहेड्रल, एंड ये क्या हो गया नेचर में, डायामैग्नेटिक। सर कैसे, क्योंकि आप ये देखो ये सारे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो नेचर में क्या है बेटा, पेयर। अगर इसके अंदर एक भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होता तो वो पैरामैग्नेटिक होता। कहते हैं सिंस डी ऑर्बिटल अंदर का इस्तेमाल हुआ है इसलिए इन कॉम्प्लेक्सेस को इनर ऑर्बिटल या लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस या स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्सेस कहते हैं, एंड यूजुअली ये डायामैग्नेटिक होते हैं नेचर के अंदर। कहते हैं लेकिन अगर उसी कोबाल्ट 3 पॉजिटिव के पास आप 6 एफ नेगेटिव लाइगेंड लेकर आते हो तो बेटा वो इस बार एक s 3p और ये वाले d ऑर्बिटल इस्तेमाल करता है। इस केस में पेयरिंग नहीं होती, तो बेटा हमारे पास कॉम्प्लेक्स की कॉन्फ़िगरेशन ये आ जाती है। तो एक हाइब्रिड, 2 3 4 5 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल इस्तेमाल किए, और आप देख सकते हैं कि इस d ऑर्बिटल के अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए बेटा ये नेचर में कॉम्प्लेक्स क्या हो गया, पैरामैग्नेटिक। 6 एफ नेगेटिव आ गए, हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 होगी क्योंकि d ऑर्बिटल लास्ट शेल का इस्तेमाल हुआ है, और मॉलिक्यूल क्या हो गया बेटा, ऑक्टाहेड्रल। अब बच्चों का सवाल ये पूछता उठता है कि सर ऐसा क्यों हुआ कि एफ वाले ने पेयरिंग नहीं करी लेकिन अमोनिया ने पेयरिंग करी। तो बेटा इसका सवाल इस थ्योरी के पास, वीबीटी के पास नहीं था। वो तो बाद में जाके हमें पता लगा कि लाइगेंड्स 2 टाइप के होते हैं, स्ट्रॉन्ग एंड वीक। अब इस वाले कॉम्प्लेक्स को बेटा हम क्या कहते हैं, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। ये हाई स्पिन होता है, स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, और ये नेचर में क्या होते हैं बेटा, पैरामैग्नेट। कहते हैं जैसे टेट्रा कार्बोनाइल निकलेट। अब आप देख लीजिए बेटा निकल का एटॉमिक नंबर कितना होता है बेटा, 28। तो ये होता है 3d8 4s2। आप निकल से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं तो बेटा ये क्या हो जाएगा, 3d8। इसके पास 4 Cl ला रहे हैं तो वो कहते हैं कि ये चारों को हाइब्रिडाइज करा लो।
तो बेटा ये दोनों इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हो गए, पैरामैग्नेटिक sp3, इसलिए बेटा ये क्या हो गया, टेट्राहेड्रल। लेकिन जब इसके पास चार Cn माइनस आते हैं तो बेटा ये वाले लोन पेयर जो होता है वो पेयर कर लेता है, ये वाला और ये चार इस बार इस्तेमाल होंगे। तो बेटा चार Cn माइनस DsP2 स्क्वायर प्लेनर, और बेटा मॉलिक्यूल जो है वो क्या हो गया, डायामैग्नेटिक, क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर क्या हो गए, पेयर हो गए। टेट्रा कार्बोनाइल निकल, इसके अंदर बेटा निकल कोई भी इलेक्ट्रॉन लूज नहीं कर रहा। ये देख लो बेटा 3d8 4s2। जब आप इसके पास इलेक्ट्रॉन कार्बोनाइल लेकर आओगे तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन इधर आ गए, ये पेयर हो जाएंगे, s और 3p, ये बेटा आपस में हाइब्रिडाइज कर जाएंगे। तो ये चार कार्बोनाइल sp3 टेट्राहेड्रल डायामैग्नेटिक शेप के अंदर आ जाता है। तो इस पे से भी क्वेश्चन जो है वो बन जाएंगे आपसे, क्योंकि ये वाला कॉम्प्लेक्स पैरामैग्नेटिक है, दूसरा वाला कॉम्प्लेक्स डायामैग्नेटिक है, ऐसा क्यों, आपसे वो पूछ सकते हैं। इसकी हाइब्रिडाइजेशन जो है वो DsP2 है, इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, ऐसा क्यों। ये क्वेश्चन जो है वो काफी फेमस है। देन कुछ और भी एग्जांपल्स है इनर ऑर्बिटल के, जैसे एक ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। देन आउटर ऑर्बिटल में आप देख सकते हैं वीक लाइगेंड्स जो आ गए, हैलोजेंस जो होते हैं वो वीक लाइगेंड्स होते हैं। बीबीटी की लिमिटेशन क्या है, एक तो ये नहीं बताती कि कौन सा कॉम्प्लेक्स कितना पैरामैग्नेटिक है, कितना डायामैग्नेटिक है। फिर ये भी नहीं बताती कि कौन सा कॉम्प्लेक्स थर्मोडायनेमिकली स्टेबल है, अनस्टेबल है बेटा। कहते हैं ये भी नहीं बताती कि कौन कलर है, वीक लाइगेंड है, स्ट्रॉन्ग लाइगेंड है, और एग्जैक्ट प्रिडिक्शन कि मैं टेट्राहेड्रल बनाऊंगा कि स्क्वायर प्लेनर बनेगा, हमारे पास उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन नहीं है। इसलिए हमें कोई नई थ्योरी का बेटा इन्वेंशन जो है वो करनी पड़ी। एंड वो जो नई थ्योरी हमारे पास आई थी वो है हमारी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। अभी तक किसी का डाउट, हिमेंदु, पाओ? नो सर। नो सर। हम्म, ठीक है बेटा। आगे चलते हैं बेटा क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के बारे में। सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरी जो है वो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है। काफी ज्यादा क्वेश्चन जो है वो यहां से आते हैं। सबसे पहला पॉइंट इस थ्योरी का क्या कहता है, वो ये कहते हैं कि मेटल और लाइगेंड के बीच में जो बॉन्ड है, शुरू से हम क्या पढ़ते आ रहे हैं, कोऑर्डिनेट है। ये थ्योरी कहती है कि ये बॉन्ड आयनिक है, मतलब लाइगेंड अपने इलेक्ट्रॉन हमेशा के लिए मेटल को दे देता है। इस वजह से इनके बीच में प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होते हैं, नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज आता है। इसके अलावा अगर लाइगेंड एनायनिक है माइनस, और मेटल कैटायन है +2, तो डेफिनेटली ये आयनिक बनेगा ही बनेगा। लेकिन अगर लाइगेंड न्यूट्रल है, तो जहां पर उसका लोन पेयर है, नेगेटिव एंड है, वो ही जगह जो है मेटल के साथ क्या करती है, अट्रैक्ट करती है, चिपकती है, ताकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा स्ट्रांग रहे, कॉम्प्लेक्स स्टेबल रहे। ये थ्योरी कहती है कि हर लाइगेंड जो है वो एक पॉइंट नेगेटिव चार्ज की तरह एक्ट करता है, और वो सेंट्रल मेटल एटम के आगे पीछे ऐसा अरेंज करता है ताकि उनके बीच में आपस में सबसे कम रिपल्शंस जो है वो हो जाए और स्टेबिलिटी जो है वो बढ़ जाए। कहते हैं जब ये लाइगेंड 3D ऑर्बिटल जो सेंट्रल मेटल एटम का होता है, तो डी जनरेटेड ऑर्बिटल्स इन्हें कहते हैं, क्योंकि 3D के अंदर बेटा 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, 1 2 3 4 5, और ये पांचों ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम होती है, इसलिए बेटा ये क्या होते हैं, डी जनरेटेड ऑर्बिटल्स। लेकिन जब आप इन डी जनरेटेड ऑर्बिटल्स के पास लाइगेंड को लेकर आते हो, तो बेटा इनकी डी जेनरेसी जो होती है बेटा वो लूज हो जाती है, जिसकी वजह से ये डी ऑर्बिटल दो हिस्सों में क्या कर जाता है बेटा, ब्रेक कर जाता है। अब वो जो ब्रेकिंग है, जो स्प्लिटिंग है बेटा, वो प्योरली डिपेंड करती है कि आप लाइगेंड कौन सा लेकर आ रहे हो। इसलिए हमारे पास दो टाइप के कॉम्प्लेक्सेस हम पढ़ रहे हैं, एक क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग
इन ऑक्टाहेड्रल एंटिटीज, जिसको हम कहते हैं डेल्टा ओ। डेल्टा का मतलब क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग कितना हो रहा है, ओ का मतलब ऑक्टाहेड्रल। कहते हैं जब आप 6 लाइगेंड एक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए लेकर आते हैं डी ऑर्बिटल्स के पास, तो पहले भाई देखो डी ऑर्बिटल के अंदर भी इलेक्ट्रॉन है। ये देखो डी ऑर्बिटल के अंदर भी मैंने कितने इलेक्ट्रॉन दिखा दिए, 4। और लाइगेंड है, उसके पास भी इलेक्ट्रॉन है। तो दोनों के बीच में बेटा रिपल्शन होने लग जाती है। अगर रिपल्शन होगी तो डी ऑर्बिटल की एनर्जी पहले से क्या कर जाती है, इंक्रीज। जब डी ऑर्बिटल की एनर्जी इंक्रीज करेगी तो वो थोड़ा सा अनस्टेबल हो जाता है, और अनस्टेबल चीज अपने आप को स्टेबलाइज करने की कोशिश करती है, जिसकी वजह से डी ऑर्बिटल टूट जाता है दो हिस्सों के अंदर। एक हिस्सा होता है बेटा ईजी, जिसके अंदर दो डी ऑर्बिटल आते हैं, डी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जी स्क्वायर। और दूसरा होता है बेटा टी टू जी, जिसको हम कहते हैं डी एक्स वाई वाई जी एंड जी एक्स। तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के अंदर टी टू जी की एनर्जी कम हो जाती है और ईजी की एनर्जी ज्यादा बढ़ जाती है, और ये इस तरीके से बेटा स्प्लिट हो जाता है। ये देखिए, ये है मेटल का डी ऑर्बिटल, जिसके अंदर मान लेते हैं हम 4 इलेक्ट्रॉन है। जब मैं इसके पास 6 लाइगेंड लेकर आता हूं, तो ये लाइगेंड इन इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करते हैं, जिसकी वजह से पूरे डी ऑर्बिटल की एनर्जी पहले से क्या कर जाती है, इंक्रीज। अब ये दो हिस्सों में बढ़ जाता है, टी टू जी एंड ई जी। इन दोनों के बीच का जो एनर्जी डिफरेंस होता है उसे कहते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के अंदर। रेफरेंस एनर्जी फ्रेम जो होता है उसे कहते हैं बाहरी सेंटर। 60% से एनर्जी ईजी की बढ़ जाती है और 40% एनर्जी टी टू जी की जो है वो रह जाती है। अब सर ये 4 इलेक्ट्रॉन कैसे रखे जाएंगे, बेटा वो एक अलग इशू आता है। कहता है द स्प्लिटिंग डी जनरेटेड ऑर्बिटल्स की लाइगेंड की वजह से एक डेफिनेट ज्योमेट्री में हम क्या कहते हैं, ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग एनर्जी। कहते हैं एनर्जी ईजी की 60% बढ़ जाती है बेटा टोटल एनर्जी के, एंड 40% जो है वो टी टू जी की एनर्जी रह जाती है। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग मतलब ये जो स्प्लिटिंग है, जैसे डी ऑर्बिटल ऐसे है, ये जो स्प्लिटिंग है ये दो फैक्टर पर डिपेंड करती है। एक लाइगेंड कैसा है और दूसरा मेटल के ऊपर चार्ज क्या है। हालांकि कोर्स में इसके बारे में ज्यादा दे रखा है, इसके बारे में दे तो नहीं रखा, पर कुछ टेढ़े मेढ़े क्वेश्चन जो है वो आ जाते हैं। तो फील्ड लाइगेंड कैसी प्रोड्यूस करता है, देखो अगर तो बेटा वीक लाइगेंड है ना, तो बेटा वो इतनी सी कम स्प्लिटिंग करेगा। लेकिन अगर कोई स्ट्रॉन्ग लाइगेंड होगा तो वो ज्यादा स्प्लिटिंग जो है वो कर देता है। इज दैट क्लियर? इसलिए फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द लाइगेंड वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। हेंस D4 आयन अब जब अपने इलेक्ट्रॉन्स को प्लेस करेगा तो दो तरीके आते हैं। कहते हैं अगर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी कम है, मतलब अगर एनर्जी जो है वो कम है और पेयरिंग करने की एनर्जी जो है वो ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन पहले कहां पे आएगा, 1 2 3, ऑर्बिटल्स आर हाफ फिल्ड, 1 2 3, है ना। और नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन कहां पे आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। इसीलिए इस कॉन्फ़िगरेशन को हम कैसे लिखते हैं, T2G3 EG1। लेकिन अगर लाइगेंड स्ट्रॉन्ग है तो वो डी ऑर्बिटल को स्प्लिट करेगा, तो वो ऐसे कर देता है। इस केस में इलेक्ट्रॉन ऊपर नहीं जा सकता, इसलिए चारों इलेक्ट्रॉन नीचे आएंगे, 1 2 3, और ये क्या आ गया बेटा, 4। तो दूसरे केस में अगर डेल्टा ओ क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग ज्यादा है और पेयरिंग कम है, तो ये क्या आ जाएगा, T2G4 EG0। ऐसे कॉम्प्लेक्स जो है वो बन जाते हैं। ये देखो बेटा, अगर स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा है तो फोर्थ इलेक्ट्रॉन जो है वो ऊपर नहीं जा पाता, क्योंकि ऊपर जाने की एनर्जी ज्यादा है, इसलिए वो नीचे ही रह जाता है, T2G4 बना लेता है। जहां पे ये क्या होता है, कितना क्रिस्टल फील्ड स्प्लिट हो गया है बेटा T2G और EG,
और पी का मतलब क्या होता है, जो एनर्जी हमें चाहिए इलेक्ट्रॉन्स को पेयर करने के लिए सिंगल ऑर्बिटल में। अब एक एक करके हमने कुछ कुछ मेटल्स के लिए एक पर्टिकुलर, जैसे एक पर्टिकुलर मेटल ले लो और उसके साथ अलग अलग लाइगेंड्स को कंबाइन कराओ, फिर दूसरा पर्टिकुलर मेटल ले लो, उसके साथ अलग अलग लाइगेंड्स को कंबाइन कराओ। तो एक इन जनरल हमारे पास बेटा स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आई, जिसमें पता लगा कि हैलोजेंस जो हैं वो वीक लाइगेंड्स होते हैं, और बेटा पानी, ईडीटीए, अमीन, ईएन, नाइट्रो, सीएन माइनस और कार्बोनाइल, ये स्ट्रॉन्ग लाइगेंड होते हैं। कार्बोनाइल सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट लाइगेंड है। अगर कार्बोनाइल आएगा तो वो सबसे ज्यादा बेटा डी ऑर्बिटल को क्या कर देगा, स्प्लिट कर देगा बेटा। तो कार्बोनाइल इज द स्ट्रॉन्गेस्ट लाइगेंड। सिमिलरली क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग टेट्राहेड्रल एंटिटीज के अंदर बेटा उसको डेल्टा टी लिखते हैं। अगर मैं कंपेयर करूं ऑक्टाहेड्रल के अंदर स्प्लिटिंग और टेट्राहेड्रल में स्प्लिटिंग, तो जाहिर सी बात है टेट्राहेड्रल में स्प्लिटिंग कम होगी। सर क्यों? ऑक्टाहेड्रल में 6 लाइगेंड इन्वॉल्व होते हैं, टेट्राहेड्रल में 3 लाइगेंड इन्वॉल्व होते हैं, इस वजह से। तो टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग जो है वो 4/9 टाइम्स होती है ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग के, इसको मार्क कर लेना इंपॉर्टेंट। बाकी सब कुछ वही है बेटा। जैसे आपके पास ये सेंट्रल मेटल एटम का डी ऑर्बिटल हो गया, जब आप इसके पास लाइगेंड लेकर आएंगे कितने, 4, तो 4 लाइगेंड रिपेल करेंगे, एनर्जी सेंट्रल मेटल एटम की बढ़ जाती है, बढ़ने के बाद दो हिस्सों में ब्रेक कर जाती है, इस बार ईजी नीचे आ जाता है और T2G की एनर्जी जो है वो इंक्रीज कर जाती है। तो दोनों के बीच का जो रेफरेंस एनर्जी होता है उसे क्या कहते हैं, बारी सेंटर। तो इस बार 40% एनर्जी T2G ले गया, बाकी एनर्जी जो है वो Tg की बच जाती है। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस ज्यादा इंपॉर्टेंट माने जाते हैं एज कंपेयर टू टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। कहते हैं इसके भी लिमिटेशंस है, ये एक्चुअली में एनायनिक लाइगेंड्स के ऊपर ही बेस्ड है, लेकिन एनायनिक लाइगेंड जो है वो सीरीज के अंदर नीचे की तरफ आते हैं। कहते हैं ये कोवैलेंट नेचर के बारे में मेटल और लाइगेंड की बात नहीं करती, क्योंकि ये कहती है कि मेटल और लाइगेंड के बीच में जो बॉन्ड है वो नेचर में क्या है, आयोनिक है, और हम कोऑर्डिनेशन या कोवैलेंट नेचर पढ़ते आ रहे हैं। तो इसलिए सीएफटी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट आ जाता है। नेक्स्ट आता है बेटा कॉम्प्लेक्सेस के कलर्स क्यों होते हैं बेटा। कहते हैं कलर कॉम्प्लेक्सेस का जो है वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो प्रेजेंट होते हैं, जो क्या शो करते हैं बेटा, डी डी ट्रांजिशन, मतलब T2G से EG में जंप कर जाना या EG से T2G में जंप कर जाना। जैसे बेटा हम बात करते हैं एक कॉम्प्लेक्स की, हेक्सा एक्वा टाइटेनियम 3। इसके अंदर टाइटेनियम 3 पॉजिटिव होता है, उसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है 3D1। तो बेटा वो किसमें होता है, T2G1 EG0 के अंदर। लेकिन जैसे ही बेटा इस, ये देखो ये हो गया बेटा इलेक्ट्रॉन, लेकिन जैसे ही आप इसके पास लाइगेंड लेकर आते हो तो इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस की वजह से ये इलेक्ट्रॉन छोटे डी ऑर्बिटल से जंप करके ईजी में चला जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं बेटा, डी डी ट्रांजिशन। और एब्सेंस ऑफ लाइगेंड के अंदर ये वापस आ जाता है, जिसकी वजह से कॉम्प्लेक्स क्या बन जाता है, कलरलेस। तो डी डी ट्रांजिशन शो करेगा तो कलर है, अगर नहीं करेगा तो कलरलेस हो जाता है। कहते हैं ट्रांजिशन कंपाउंड्स कलर्ड इसलिए होते हैं क्योंकि इनका डी इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करता है रिक्वायर्ड वेवलेंथ की, और अपने आप को एक्साइट करके बड़े एनर्जी वाले डी ऑर्बिटल में चला जाता है, और वहां पे वो वापस आता है तो वेवलेंथ लाइट की यू रिलीज करता है, जिससे उसका कलर आता है। अब ये देख लो बेटा, हेक्सा एक्वा निकल बेटा ग्रीन कलर का होता है। जब आप उसके पास एक स्ट्रॉन्ग लाइगेंड लेकर आएंगे ईएन, तो बेटा एक ईएन आ गया और एक्वा 4 हो गए, कलर पेल ब्लू हो गया। फिर दोबारा लेकर आओ, 2 ईएन हो गए, 2 एक्वा रह गए, कलर ब्लू पर्पल हो गया। एक और ईएन ले आओ, वो भी पानी निकल गया, तो कलर क्या हो गया बेटा, वायलेट। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बदलते जा रहे हैं बेटा, अलग अलग ट्रांजिशन जो है वो शो करते जा रहे हैं। तो कलर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस के ऊपर बेस्ड भी क्वेश्चन जो है वो आ जाते हैं। देन बेटा हमारे पास आता है इसका टॉपिक, मेटल कार्बोनाइल बॉन्ड। ये क्या होता है बेटा, जो हम पढ़ रहे थे, बड़े इंपॉर्टेंट है।
कहते हैं मेटल और कार्बोनाइल आपस में काफी अच्छा बॉन्डिंग जो है वो शो करवाते हैं। मैं आपको कार्बोनाइल की एक बार कॉन्सेप्ट शो करता हूं, ठीक है। और मेटल कार्बोनाइल बॉन्ड जब बनता है तो इसके अंदर दो टाइप के बॉन्डिंग बनते हैं। देखो, लाइगेंड अपना लोन पेयर मेटल को देता है, दुनिया जानती है, तो इससे कौन सा बॉन्ड बनता है, सिग्मा बॉन्ड। ये सारे शो करते हैं, तो कार्बोनाइल भी शो करेगा। तो मेटल और कार्बन के बीच में सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है, जब लोन पेयर इलेक्ट्रॉन का कार्बन वाला वो लाइगेंड जो होता है वो खाली ऑर्बिटल में मेटल के रख देता है ना। तो मैं बात कर रहा हूं इस वाले लोन पेयर की। ये वाला लोन पेयर कार्बन का, कार्बोनाइल खाली डी ऑर्बिटल मेटल के रख देता है। सारे करते हैं, ये भी करता है। लेकिन इस बार कार्बोनाइल क्या कहता है मेटल को, वो कहता है कि मेटल, तू अपने इलेक्ट्रॉन लूज करके किसी और को देगा जो काउंटर आयन बनाएगा, उससे अच्छा है कि आप अपने इलेक्ट्रॉन मेरे ही खाली ऑर्बिटल में रख दो। तो मेटल कार्बोनाइल एक और बॉन्ड बनाते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, पाई बॉन्ड, जिसके अंदर बेटा इलेक्ट्रॉन्स जो है मेटल खाली डी ऑर्बिटल वाले जो है वो कार्बोनाइल के खाली एंटी बॉन्डिंग पाई स्टार ऑर्बिटल में रख देता है, जिसको हम कहते हैं बैक बॉन्डिंग या फिर सिनर्जी बॉन्ड। अब ये क्या होता है मैं आपको बता देता हूं। कार्बोनाइल के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास, 8 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास, कुल मिला के 14 इलेक्ट्रॉन। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के हिसाब से इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, देन ये हो गया सिग्मा 2s2, ये हो गया सिग्मा स्टार 2s2, देन ये हो गया pi 2p(x2), then equal to pi 2p(y2), एंड देन हो गया सिग्मा 2p(z2). तो ये हो गए 14 इलेक्ट्रॉन, 2 4 6 8 10 12 14। लेकिन अभी भी इनका पाई स्टार 2p(x) ऑर्बिटल और पाई स्टार 2p(y) एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल ये खाली पड़े हैं। सिग्मा स्टार 2p(z) ऑर्बिटल ये भी खाली पड़ा है। तो कार्बोनाइल कहता है कि आप अपने इलेक्ट्रॉन मेरे इस खाली ऑर्बिटल में आप रख दो और आप बॉन्ड बना लो मेरे साथ ही। तो एक तरह से डबल बॉन्ड जो है बन जाता है। तो यहां पर कार्बोनाइल ने मेटल को पकड़ लिया और मेटल ने इसको पकड़ लिया, तो एक तरह का बैक बॉन्डिंग जो है वो हो जाती है, जिससे कॉम्प्लेक्स बहुत ज्यादा स्टेबल और बेटा कंपाउंड जो है वो स्ट्रॉन्ग बन जाता है। तो ये देख लो, मेटल अपने इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो एंटी बॉन्डिंग में रख देता है, कार्बोनाइल अपना लोन पेयर इसके हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में रखता था। इसे कहते हैं सिनर्जी बॉन्ड या फिर बैक बॉन्डिंग। और आप देखो, मेटल को बिना इलेक्ट्रॉन लूज किए कितने सारे कंपाउंड बना दिए। हेक्सा कार्बोनाइल क्रोमियम, पेंटा कार्बोनाइल आयरन 0, टेट्रा कार्बोनाइल निकल 0, है ना, डेका कार्बोनाइल डाई मैंगनीज 0, एंड ऑक्टा कार्बोनाइल डाई कोबाल्ट 0। तो बिना सेंट्रल एटम के लूज किए बॉन्ड बन रहे हैं, कॉम्प्लेक्स बन रहे हैं। देन हम बात करते हैं बेटा किसी भी कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी। वो डिपेंड करती है कि लाइगेंड्स आपस में कितना ज्यादा सेंट्रल मेटल एटम के साथ जुड़े हुए हैं, डिग्री ऑफ एसोसिएशन कितना है। अगर स्टेबिलिटी कांस्टेंट ज्यादा होगा तो ज्यादा प्रोपोर्शन कॉम्प्लेक्स का एग्जिस्ट करेगा पानी के अंदर, वो आयोनाइज नहीं करेगा। तो टेक्निकली मेटल को आप एक लाइगेंड के साथ जोड़ते हो, इसके लिए आप निकालते हो स्टेबिलिटी कांस्टेंट K1, फिर दूसरे लाइगेंड के साथ स्टेबिलिटी कांस्टेंट K2, फिर तीसरे के साथ K3, फिर चौथे के साथ K4। तो टेक्निकली आपके पास चार आ जाते हैं जिसे हम कहते हैं स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट। ठीक है, तो ये चार कॉम्प्लेक्सेस आ गए, इसे कहते हैं बेटा ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट। जो कैसे निकाला जाता है, चारों को आप मल्टीप्लाई कर दो, K1 इंटू K2 इंटू K3 इंटू K4, तो आपके पास बन जाता है स्टेबिलिटी कांस्टेंट। जितनी ज्यादा बड़ी वैल्यू बीटा की उतना कॉम्प्लेक्स क्या होता है, स्टेबल होता है। अगर आप
इसी बीटा का रेसिप्रोकल कर दोगे तो वो अनस्टेबिलिटी कांस्टेंट जो है वो आ जाता है, जिसको हमने पढ़ा था एज अ डिसोसिएशन कांस्टेंट। कॉम्प्लेक्सेस की एप्लीकेशन या इंपॉर्टेंस, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में सिल्वर और गोल्ड इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन कॉम्प्लेक्सेस के फॉर्म के अंदर। इस कॉम्प्लेक्स से सिल्वर और गोल्ड निकाल के यूज किया जाता है। ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी का कॉम्प्लेक्स जो होता है वो भी ये होता है। ये कैटलिस्ट में भी यूज होते हैं, जैसे रोडियम कॉम्प्लेक्स, ये हो गया कैटलिस्ट। विल्किंसन कैटलिस्ट हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन्स में। एक्सट्रैक्शन और प्योरिफिकेशन मेटल्स का भी होता है, जैसे इम्प्योर निकल को हम प्योर निकल में कन्वर्ट करते हैं थ्रू उसका कॉम्प्लेक्स टेट्रा कार्बोनाइल निकल। Then cisplatin, very important. It is used in treatment of cancer. Then EDTA, very important, treatment of lead poisoning और estimating hardness of water. ये दोनों complexes का भी use बहुत important है बेटा। और तीसरा जो है वो निकल को प्योरीफाई करके obtain करना। बायोलॉजिकल कॉम्प्लेक्सेस जैसे क्लोरोफिल, हेमोग्लोबिन, एंजाइम लाइक कार्बोक्सी पेप्टाइडेस ए और कार्बोनिक एनहाइड्रेस, ये सब बेटा क्या है? कॉम्प्लेक्सेस ही तो है। क्लोरोफिल भी तो कॉम्प्लेक्स है, हेमोग्लोबिन भी तो कॉम्प्लेक्स है, जिसके साथ ऑक्सीजन गैस जुड़ जाती है। देन ये हमारा क्वेश्चन आ गया, चैप्टर हमारा यहाँ पे खत्म हो जाता है। अब मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ MCQ शीट, तो हम इसके क्वेश्चन आंसर्स जो है वो डिस्कस करते हैं। तो बेटा हमारे पास शीट आ गई है, तो अब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स जो है वो डिस्कस करते हैं। आप इनकी ऑप्शंस जो है वो मार्क कर लीजिए। आपके सामने 7 क्वेश्चन जो है, 7 ही क्या, मैं 8 क्वेश्चन जो है वो दिखा देता हूँ। तो आप इनके आंसर्स मार्क करना शुरू कीजिए। मैं आपको 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ। तो कहते हैं विच ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस की हाईएस्ट मोलर कंडक्टिविटी होगी। तो वो कॉम्प्लेक्स जो सबसे ज्यादा आयंस देगा उसकी मोलर कंडक्टिविटी जो है वो सबसे ज्यादा होगी। जो कौन है? ए। ए। कहते हैं सेकंड, कलर ऑफ द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड डिपेंड अपॉन द क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। कौन सा करेक्ट ऑर्डर है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग का? तो आपको देखना होगा कौन सा कॉम्प्लेक्स सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, कौन सा आयन। तो अमोनिया दे रखा है CN- और पानी। तो पानी तो सबसे वीक हो गया इसके अंदर, और सबसे ज्यादा कौन होता है? CN-। तो इसके अंदर बेटा सबसे ज्यादा क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग जो है वो होगी, क्योंकि ये सबसे स्ट्रॉन्ग लाइगेंड है CN-। कहता है अगर आप 0.1 मोलर ये वाला कॉम्प्लेक्स लेते हो, उसको ट्रीट करते हो AgNO3 के साथ, तो 0.2 मोल ऑफ AgCl मिलता है। इसका मतलब ये हो गया कि 2 Cl कॉम्प्लेक्स के बाहर है। अगर 2 Cl कॉम्प्लेक्स के बाहर है तो रेशियो कितना आ जाएगा? 1:2 इलेक्ट्रोलाइट। कहते जब आप 1 मोलर ये वाला कॉम्प्लेक्स लेते हो, इसको एजेंसी का 3 मोल Cl के बाहर आते हैं। इसका मतलब है बेटा 3 Cl कॉम्प्लेक्स के बाहर हो गए। तो 3 Cl कॉम्प्लेक्स के बाहर हो गए तो चेक करो किसके अंदर आ गया बेटा? वो इसके अंदर आ गया। व्हाट इज द आयुपैक नेम ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स? तो बेटा डाई अमीन डाई क्लोरो प्लैटिनम 2। डाई अमीन डाई क्लोरो प्लैटिनम 2। तो ये कौन सा हो गया बेटा? ए। सिक्स कहता है स्टेबलाइजेशन कॉम्प्लेक्स का ड्यू टू चिलेशन को हम कहते हैं चिलेट इफेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट स्टेबल? मैंने बताया था जिसके पास चिलेशन होगा। इंडिकेट द कॉम्प्लेक्स आयन जो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करेगा। तो टेट्राहेड ओ स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स कौन है, या फिर ऑक्टाहेड्रल कौन है? तो ये हो गया बेटा, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करेगा, सिस एंड ट्रांस। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की इतनी होती है, तो टेट्राहेड्रल की बेटा कितनी हो जाएगी? इसका 4/9 टाइम्स कर दो, 8000 आ जाएगा, है ना। 18,000 का हमने 4/9 टाइम्स किया, तो हमारे पास क्या आ गया? 18,000 आ गया। आगे बढ़ते हैं। फिर कहते हैं नाइन्थ,
कहते हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एम्बिडेंटेट लाइगेंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स आइसोमेरिज्म शो करते हैं। पैलेडियम कॉम्प्लेक्सेस इस टाइप का और इस टाइप का, ये किस टाइप की कोऑर्डिनेशन कौन सी शो करेगा बेटा? इट इज लिंकेज, है ना, क्योंकि इसके अंदर एस है, इसके अंदर एन है। कहते हैं एक चिलेट एजेंट है जिसके पास दो या दो से ज्यादा डोनर एटम्स हैं बाइंड करने के लिए सिंगल मेटल आयन को, विच इज नॉट अ चिलेट। ऑक्सलेटो है, ये भी नहीं है, ये भी है। तो इसके अंदर जो आंसर आएगा वो क्या है? थायोसल्फेटो तो नहीं है, बाकी तो ये दोनों है, तीनों है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज इज नॉट एक्सपेक्टेड टू बी अ लाइगेंड? तो बेटा एनओ है, अमोनियम कटायन नहीं होता बेटा लाइगेंड, बाकी सारे लाइगेंड है। 12 कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? कहते हैं हायर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग जो है वो फेवर करती है हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस। लोअर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग favors low spin complexes. T2G orbital are three-fold generated, whereas EG orbital are two-fold generated, degenerated. ये कॉम्प्लेक्स जो है करेक्ट स्टेटमेंट आती है T2GN। हालांकि T2GN EG के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन उन्होंने हमें बताई नहीं है, पर उन्होंने हमसे करेक्ट स्टेटमेंट जो पूछी है वो यही है। कहते हैं द ज्योमेट्री ऑफ ये वाला कॉम्प्लेक्स, ये वाली कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री जो है वो तो क्या हो जाएगी? टेट्राहेड्रल। तो बोथ स्क्वायर बोथ टेट्राहेड्रल, इस कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री जो है इसके अंदर निकल 2 पॉजिटिव है, तो ये स्ट्रॉन्ग लाइगेंड हो गया है ना। तो इट इज टेट्राहेड्रल एंड स्क्वायर पेंडल। एक में निकल 0 है, एक में निकल जो है वो +2 है, इसलिए ज्योमेट्री चेंज हो गई। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड, है ना। तो ऑर्गेनिक भी है और मेटल भी आ रहा है, तो ये रहा ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड जो है ट्राई इथाइल टाइटेनियम। कहते हैं इन स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्लोरीन जो है वो पानी के ऊपर है। भाई ये क्यों होता है? क्योंकि है ना, क्लोरीन जो है वो जल्दी इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एक्सेप्ट कर लेता है एज कंपेयर टू पानी, मतलब इट इज अ गुड पाई एक्सेप्टर प्रॉपर्टीज इसके पास होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पाई एसिड लाइगेंड? तो बेटा वो कौन बना सकता है? कार्बोनाइल, है ना, वो लाइगेंड्स के साथ पाई बॉन्ड जो है, मतलब मेटल के साथ पाई बॉन्ड जो है वो बना सकता है। देन जिगलर नाटा कैटलिस्ट क्या होता है बेटा? ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स कैन शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म? तो बेटा ये हो गया है ना, क्योंकि इसके अंदर 3 EN आ रहे हैं, ये शो कर सकता है। कहते हैं इथाइलिन डायमीन बेटा क्या होता है? एक डाइडेंटेट लाइगेंड। Which of the following ligands can precipitate in the back participate in the back bonding of the metal? तो कौन कर सकता है? कार्बोनाइल कर सकता है। The following spin और hybridization characteristics are applicable इसके लिए। तो बेटा ये वीक लाइगेंड है तो sp3d करेगा और हाई स्पिन करेगा, sp3d और हाई स्पिन, ऑप्शन ए। दो कॉम्प्लेक्सेस दे रखे हैं, दे हैव सेम मैग्नेटिक मूवमेंट, बताओ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसके अंदर कितने आ जाए? क्रोमियम का तो मुझे याद है बेटा, +3 होता है तो 3 होते हैं, तो इसलिए ये ऑप्शन कितनी आ जाएगी? 3 आ जाएगी, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। वेट 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 वेट, क्रोमियम +2 है इसके अंदर तो 3 नहीं होगा बेटा, कितना आ जाएगा? 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। यूजुअली क्रोमियम के +3 में कॉम्प्लेक्सेस जो है वो ज्यादा बनते हैं, बट यहाँ पर उन्होंने +2 दे रखा है इस वजह से। फिर कहते हैं 23rd पोटेशियम फेरोसाइनाइड। बेटा ये क्या होता है? पोटेशियम फेरोसाइनाइड इट इज डायामैग्नेटिक, क्योंकि Cn- जो है वो स्ट्रॉन्ग लाइगेंड होता है, तो ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स आएगा। इसके अंदर आयरन +2 होता है, इट इज K4Fe CN6। For the complex this the oxidation state और coordination number कोबाल्ट का तो +3 है और 6, ये हो गया। केमिकल फॉर्मूला आयरन 3 हेक्सासाइनोफेरेट।
हेक्सा साइनोफेरेट, तो इसके ऊपर 4 चार्ज आ गया, तो Fe4 आएगा, ये वाला कॉम्प्लेक्स आ गया चार्ज। कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अगर एटॉमिक नंबर निकल का 28 है। कहते हैं टेट्रा कार्बोनाइल निकल डायमैग्नेटिक है, सही है। टेट्रा क्लोरो निकलेट और ये पैरामैग्नेटिक है, ये तो पैरामैग्नेटिक है पर ये नहीं है पैरामैग्नेटिक, ये भी डायमैग्नेटिक होता है। तो ये डायमैग्नेटिक है, ये पैरा है, तो ये ऑप्शन सही आ गए। कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस जो है वो कॉपर आयंस के सबसे ज्यादा स्टेबल बनेगा। तो हमने देखा था कि 4 अमोनिया जो है वो कंबाइन करते हैं। अच्छा, कॉम्प्लेक्स, अच्छा अमोनिया से ज्यादा स्ट्रॉन्ग लाइगेंड तो CN है ना। और तो स्टेबिलिटी कांस्टेंट किसका सबसे ज्यादा आ रहा है, इसका। तो ये कॉम्प्लेक्स जो है सर वो ईएन का सबसे, नहीं आएगा? ये नहीं बेटा, उसकी वैल्यू कम आ रही है ना। तो स्टेबिलिटी कांस्टेंट जितना ज्यादा होगा बेटा उतना वो स्टेबल होगा। फिर कहते हैं कंपाउंड दिस दिस दिस, ये जो है आयोनाइजेशन आइसोमर्स हो गए। कहते हैं व्हाट काइंड ऑफ आइसोमरिज्म इज एग्जिबिटेड बाय दिस, ये हाइड्रेटेड हो गया बेटा या सॉल्वेटेड। आयुपैक नेम ऑफ दिस कंपाउंड, तो डाई अमीन क्लोरो, डाई अमीन क्लोरो, ठीक है। फिर आ गया नाइट्राइटो एन, प्लैटिनम, हाँ तो सी पार्ट इज द करेक्ट ऑप्शन, प्लैटिनम 2। तो प्लैटिनेट मत कर देना क्योंकि ये न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है, ये नेगेटिव कॉम्प्लेक्स नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इनके अंदर मल्टीपल ऑप्शंस जो है वो हमारे पास आ रही है। कहते हैं एटॉमिक नंबर Mn आयरन कोबाल्ट का ये दे रखा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, स्ट्रॉन्ग लाइगेंड किसके अंदर है बेटा, सारे ही स्ट्रॉन्ग लाइगेंड है। और इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स किस किसके अंदर इस्तेमाल हो सकता है, एक तो ये हो गया कोबाल्ट 3 पॉजिटिव है, और इसके अलावा हमारे पास ये आ जाएगा, और ये दो आ जाएंगे बेटा मेन। एटॉमिक नंबर इनका दे रखा है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर आउटर ऑर्बिटल, तो वीक लाइगेंड कौन कौन से हैं। वीक लाइगेंड में हमारे पास कौन सा आ जाएगा, एक तो ये हो गया आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स का, और अच्छा आउटर ऑर्बिटल बताना है, एंड सेम नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन भी बताने हैं। सेम नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, इसके अंदर तो Mn+3 है। Mn+3 का मतलब 3d4, 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन। इसके अंदर Fe+3 है, 3d6, मतलब 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, तो ये भी हो गया। इसके अंदर कोबाल्ट 3 पॉजिटिव है, तो 3d6 नहीं, Fe is 26, हाँ तो ये तो 5 आ जाएगा, ये नहीं होगा, ये आ रहा है। और इसके अंदर नहीं, तो यही दोनों आएंगे बेटा, ए एंड सी। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस आर करेक्ट फॉर दिस कॉम्प्लेक्स, इसके अंदर Fe3 पॉजिटिव है, तो ये हो जाएगा 3d5,
3d5 का मतलब है 2t2g5 इसका मतलब है sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गई इसकी। वेट वेट वेट, सर D2sp3 होगी। हाँ D2sp3 होगी और पैरामैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक। होगी। कहता है एन एक्वस पिंक सोल्यूशन कोबाल्ट 2 क्लोराइड का चेंजेस टू डीप ब्लू ऑन एडिशन ऑफ HCl, दिस इज बिकॉज, तो डीप ब्लू चला गया वो, है ना। तो हेक्सा एक्वा इज ट्रांसफर्ड इनटू हेक्सा क्लोरो, हेक्सा एक्वा इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू हेक्सा क्लोरो, नहीं, फिर कहता है हेक्सा एक्वा इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू टेट्रा क्लोरो। एक तो ये हो गया। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स हैव क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग स्मॉलर देन द ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, ये भी सही है। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस हैव लार्जर फील्ड स्प्लिटिंग देन ऑक्टाहेड्रल, ये गलत है, तो बी एंड सी आ गया। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस आर होमोलेप्टिक, एक जैसे लाइगेंड्स, ये तो बहुत सिंपल है। विच आर हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस, ये हो गया। आइडेंटिफाई ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स, तो ऑप्टिकली एक्टिव एक तो ये हो गया, ट्रांस ये नहीं होगा, सिस ये वाला हो गया, ये भी नहीं होगा। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द बिहेवियर ऑफ इथेन 1,2 डायमीन एज अ लाइगेंड, इट इज अ चिलेट, वेरी गुड। इट इज अ डाइडेंटेट लाइगेंड, यस। इट इज अ न्यूट्रल लाइगेंड, यस, तो ए बी सी ऑप्शन हो गए। फिर कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस शो लिंकेज आइसोमेरिज्म, लिंकेज में एक तो ये आ गया क्योंकि NO2 है, एक ये आ गया क्योंकि थायोसाइनेटो है, बस। देन विच ऑफ द फॉलोइंग विल गिव टेस्ट फॉर फेरिक इन सोल्यूशन, तो बेटा एक ये दे देगा, एक ये दे देगा, क्योंकि एक आयनिक कंपाउंड है, एक डबल सॉल्ट है। आई होप आपने मार्क कर लिए बेटा सारे आंसर्स, यस सर। यस सर। है ना। तो यहाँ पर हमारे सारे MCQs जो हैं वो खत्म हो जाते हैं बेटा, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं इसके अंदर और हम बात करते हैं असर्शन एंड रीजनिंग की। कहते हैं टॉक्सिक मेटल आयंस आर रिमूव्ड बाय चिलेट लाइगेंड्स, तो बेटा ये फॉल्स होता है, ऐसा कुछ नहीं होता, है ना, क्योंकि सिस्प्लैटिन होता है ना बेटा, वो यूज होता है। कहते हैं चिलेट कॉम्प्लेक्सेस टेंड टू बी मोर स्टेबल, ट्रू, तो बेटा ये ऑप्शन क्या हो गई, डी। कहते हैं हेक्सा एक्वा क्रोमियम क्लोरो एंड दिस आर रिड्यूसिंग इन नेचर, तो बेटा ये ट्रू स्टेटमेंट है। कहते हैं अनपेड इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन देयर डी ऑर्बिटल, ये भी ट्रू स्टेटमेंट है, ये क्या होगी, बी ऑप्शन। लिंकेज आइसोमर्स अराइज करते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में कंटेनिंग एम्बीडेंटेट लाइगेंड्स, ट्रू। कहता है एम्बीडेंटेट लाइगेंड्स हैज टू डिफरेंट डोनर साइट्स, बेटा ट्रू, ट्रू। है ना। तो ये ऑप्शन क्या आ जाएगी हमारी, बी। complexes of this and this type XL and the unidentate do not show geometrical isomerism, true। Geometrical isomerism is not shown by complexes of coordination number 6, beta it is false, ये होगी ऑप्शन सी। कहते हैं this complex ion shows magnetic moment corresponding to two unpaired electrons, तो बेटा ये क्या हो गया, false। कहते हैं बिकॉज इट हैज D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ये क्या है बेटा, ट्रू, तो ये ऑप्शन क्या हो गई, डी। टेट्रासाइनोनिकलेट इज अ स्क्वायर प्लेनर एंड डायामैग्नेटिक, तो स्क्वायर प्लेनर एंड डायामैग्नेटिक, तो बेटा ये ट्रू हो गया। इट हैज नो अनपेड इलेक्ट्रॉन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग लाइगेंड, ट्रू, करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ये क्या हो गया बेटा, ए। Oxalato is a didentate ligand. True. Oxalato ion has two donor sites. तो बेटा ट्रू, एंड ये क्या हो गया, करेक्ट एक्सप्लेनेशन ए। देन टेट्रा कार्बोनाइल निकल है स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री, नो, ये हो गया फॉल्स।
ज्योमेट्री ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ लाइगेंड्स अटैच्ड। ट्रू। स्ट्रॉन्ग है कि वीक है? राइट। आई होप आपने मार्क कर लिए सब। Yes, sir. Yes, sir. हम्म फिर कहते हैं दिस कॉम्प्लेक्स इज अ लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। ट्रू, क्योंकि बेटा वीक लाइगेंड है। लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस हैव लेसर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। इट इज फॉल्स, दे हैव मोर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। F negative is a weak ligand and forms outer orbital complex. True. F negative ion cannot force the electrons of d z square and this orbital to of the inner shell to occupy. बेटा ट्रू है ना? तो 10th की ऑप्शन क्या हो जाएगी? करेक्ट एक्सप्लेनेशन ए। Mover salt this is not a coordination compound. True. The aqueous ions of this salt gives a test of this. True. Correct explanation. Technically should be di. The tetrahedral complex can show geometrical isomerism. False. This is because all four ligands lie at the same distance from the central metal atom in a tetrahedral geometry. True. D. The complex this is paramagnetic in nature. True. It consists of two unpaired electrons. ये फॉल्स है। अगर Fe+2 है तो 3d6 हो गया, तो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आएंगे ना। फॉल्स। सी। पोटेशियम फेरोसाइनाइड इज डायमैग्नेटिक whereas पोटेशियम फेरिसाइनाइड इज पैरामैग्नेटिक। ट्रू। Crystal field splitting in this ion is greater than in ferrocyanide ion. तो crystal field splitting in this ion false, क्योंकि गलत हो जाएगा। ये ऑप्शन क्या आ जाएगी? सी। NF3 is a weak ligand than this. True, क्योंकि फ्लोरीन इज वीक। NF3 ionizes to give F negative ions in the aqueous solution. False. ये हो गया सी। कर लिया मार्क बच्चे? Yes, sir. Yes, sir. हम्म तो जरा ये भी देख लेते हैं। ये वाला एंड ये वाला कॉम्प्लेक्स, ये हो गए लिंकेज। ये वाला कॉम्प्लेक्स एंड ये वाला कॉम्प्लेक्स, ये हो गए कोऑर्डिनेशन। ये वाला एंड ये वाला आर आयोनाइजेशन। तो डेफिनेटली डी वाला क्या हो जाएगा? सॉल्व। ठीक है, तो मैच द फॉलोइंग। कॉम्प्लेक्स आयन कोबाल्ट इज +3। बी वाला क्या हो गया? 0। और इसके अंदर डेफिनेटली वो क्या आ जाएगा बेटा? +2 आ जाएगा। देन कलर की बात करनी है। ये आपको बेटा रेफरेंस देखना पड़ेगा उसके अंदर से बच्चे कि क्या किसका कलर आ रहा है। हेक्सा अमोनिया हम चेक कर सकते हैं भाई, किसी का कोई कलर है तो हेक्सा एक्वा टाइटेनियम है ना, इसका कलर जो है वो क्या होता है? पेल ब्लू होता है ना। आई इसका कलर जो है इट इज पेल ब्लू। तो पेल ब्लू बी में 3 ऑप्शन कौन सा आ रहा है? ये। तो आई थिंक दिस इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, मतलब ये पूरी ऑप्शन हो जाएगी क्योंकि इसी का कलर ये आ रहा है। मार्क कर लेते बच्चे आप लोगों ने? Yes, sir. Yes, sir. देन अब हमें चेक करना है कि भाई कौन किसका है। क्लोरोफिल डेफिनेटली बेटा मैग्नीशियम का कॉम्प्लेक्स होता है, तो ये आ जाएगा ए। ब्लड पिगमेंट के अंदर डेफिनेटली आयरन होता है, तो ये आ गया बी। चेक कर लो ए का 5 कौन है और बी का 4। Sir, A option. ए ऑप्शन हो गया। फिर ये वाला कॉम्प्लेक्स, ठीक है, तो इसके अंदर क्रोमियम, अब मुझे इतना तो पता है कि भाई ये वाला क्या हो जाएगा? sp3d2 एंड इसके अंदर +2 है। ठीक है, और इसके अंदर अनपेड इलेक्ट्रॉन भी कितने आएंगे? 2। तो सी का तो क्या हो गया? 5।
तो सी का 5 किस ऑप्शन में आ रहा है बेटा? A option, sir. है ना, तो ऐसे आप निकाल सकते हो किसी भी एक का पता करके। देन बेटा 6 की बात करते हैं। कहते हैं मैच द फॉलोइंग, कौन किस टाइप की आइसोमेरिज्म शो करेगा। अच्छा, इसका तो मुझे पता है, ये क्या शो करेगा? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। बी का क्या आ गया? 1। तो बी का 1 किस में आ रहा है? 2 में आ रहा है, C सी और एंड D. डी। अच्छा, एक और ढूंढना पड़ेगा। और ये वाला क्या शो करेगा? कोऑर्डिनेशन। तो डी में 3 किस में आ रहा है? D option. नहीं, दोनों में ही आ रहा है बेटा। तो ये वाला क्या शो करेगा? लिंकेज। C5 किस में आ रहा है? ये आ गया C5, तो इट इज सी ऑप्शन। तो ऑलमोस्ट सारे चले गए हमारे इसके अंदर। देन 7th की बात करते हैं, लास्ट की बेटा इसके अंदर। कॉम्प्लेक्स एंड ऑक्सीडेशन स्टेट। इसका तो हमें पता लग गया कि भाई क्या होगा? 0। डी का तो क्या हो गया? 2। तो डी का 2 कहां दे रखा है बेटा? सी, क्योंकि वो कार्बोनाइल है तो उसके अंदर, है ना, ये आएगा। तो ये वाली ऑप्शन हमारी हो गई। ठीक है, तो यहां पर बेटा हमने खत्म कर दिया कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। ठीक है, रिवीजन भी कर दिया और सारी की सारी हमने असाइनमेंट जो है वो भी कवर कर दी। तो नेक्स्ट क्लास में हम कोई और चैप्टर, प्रॉब्लम नेक्स्ट क्लास में आपकी कल ही रखूंगा। मैं ग्रुप में डाल रहा हूं कौन सा चैप्टर रिवाइज करना है। तो कल के टाइमिंग जो है वो अभी मैं बाय द एंड ऑफ द डे, है ना, आपके साथ शेयर कर लूंगा। कल मैं ही क्लास लूंगा केमिस्ट्री की। ठीक है, तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में कल। टाइमिंग मैं अभी अनाउंस कर दूंगा। थैंक यू वेरी मच बच्चों। Bye, sir. बाय बेटा। Thank you, sir. वेलकम बेटा।